हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आपको मौर्योत्तर काल के बाद जो भी विदेशी आक्रमण हुए हैं वो बाई मैप समझ में आया होगा। और हमने भारतीय शासकों के बारे में डिस्कस किया जिन्होंने मौर्योत्तर काल के बाद भारत में शासन किया है। तो अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पीछे के वीडियोस देख लीजिए, सीक्वेंस से सारी चीज़ें पढ़ेंगे बच्चे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको लेकिन याद करने के लिए बार बार रिवाइज करना होगा क्योंकि हिस्ट्री है और हिस्ट्री में तथ्य बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने बहुत प्रयास किया बच्चों कि आप लोगों के लिए वही चीज़ें डिस्कस करें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं या जो आने की संभावनाएं हैं। तो मैं खुद प्रयास कर रही हूँ कि इसे शॉर्ट करूँ लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाऊँ ताकि आप लोगों को समझ में आए और प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में। लेकिन फिर भी इसको बार बार आपको रिवाइज़ करना होगा तो इसको बार बार रिवाइज़ करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो शकों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा पार्थियन के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अलावा कुषाणों के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि ये विदेशी आक्रमणकारी हैं जिनके बारे में मैंने आपको बाई मैप शॉर्ट में बता दिया था। अब उनके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको मैं बताऊँगी। तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बस इतना ध्यान में रखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया है। तो भारत में छोटे छोटे क्षेत्रीय बहुत सारी शक्तियों ने अपने अपने साम्राज्य की स्थापना की वन बाय वन। मौर्य के बाद जो है शुंग, शुंग के बाद कर्ण, कर्ण के बाद सातवाहन, उसी के दरमियान चेदी और सातवाहनों के बाद और भी नए नए राजवंश, इक्ष्वाकु, यदुवंशी और वाकाटक। लेकिन जो आपका पश्चिमोत्तर का क्षेत्र है उसको कोई सुरक्षित नहीं कर रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे विदेशी बारी बारी से आक्रमण करेंगे, अधिकार करेंगे, जिसमें हिंद यवन थे उनको आपने पढ़ा। फिर आपने पढ़ा जो है शकों के बारे में। शकों के बाद आप पार्थियन के बारे में पढ़ेंगे, पार्थियन के बाद आप कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे। तो इनसे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स बाई मैप मैंने शॉर्ट में समझा दिया था कि आपको डायग्राम समझ में आ गया है कि कैसे कैसे कौन कौन आक्रमण किया और किन क्षेत्रों में उसका क्षेत्र विस्तार था, वो आपके दिमाग में डायग्राम होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि अब हमें उनके बारे में डिटेल पढ़ना है कि और क्या क्या बातें हैं जो उनके बारे में हमें जाननी है। तो बच्चों चलिए अपने दिमाग में उस मैप को रखिएगा जो मैंने पिछले क्लास में समझाया है और फिर इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगी इसको ध्यान देंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बच्चों। शक। मौर्योत्तर काल में भारत आने वाले विदेशी जातियों में शक प्रमुख हैं। उन्होंने यवनों से अधिक क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको मैप में बताया था बेटी कि जो यवन हैं उनका क्षेत्र उतना ज़्यादा नहीं था, वो दो शाखाओं में बटे थे, एक डेमेट्रियस के नेतृत्व में और एक यूकेट्राइडस। दो शाखाओं में बटे थे। एक ने अपनी राजधानी सियालकोट या साकल बनाई थी और दूसरे ने अपनी राजधानी तक्षशिला बनाई थी। सियालकोट वाले में ही मिनांडर थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए थे। लेकिन जो शक थे ये जब जा रहे थे बैक्ट्रिया होते हुए जो है यूरोप के लिए, तो इन्हें बैक्ट्रिया के शासकों ने, यवनों ने युद्ध किया और ये नीचे सिंध के क्षेत्र में मुड़ गए और अपना मुख्यालय सिंध में बनाया। और वहाँ से इन्होंने, इनकी चार शाखाएँ गई, एक पंजाब क्षेत्र में, एक आपने देखा था मथुरा क्षेत्र में, एक आपने देखा था उज्जैन के क्षेत्र में, एक आपने देखा था महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो इन चार शाखाओं में इन्होंने भारत के एक अच्छे खासे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था और काफ़ी समय तक उन्होंने वहाँ पे शासन भी किया था। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, गुप्त वंश की स्थापना होती है और चंद्रगुप्त द्वितीय आते हैं, तब ये जा करके शकों को पराजित करते हैं और काफ़ी बड़े क्षेत्र को उनसे अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। लेकिन ये लोग पूरी तरह ख़त्म नहीं होते और ये गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये बार बार आक्रमण करके गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर कर देंगे और गुप्त साम्राज्य के पतन में महती भूमिका निभाएंगे। ये शक शासक हैं जो कि हम उनको पढ़ रहे हैं। तो आगे बच्चों, ये जो शक हैं या सीथियन, मतलब इनको स्थापित किया है शक या सीथियन, मूल रूप से मध्य एशिया यानी कि चीन के हैं और इनके जो निवासी थे। लेकिन क्या हुआ है, यानी कि जो शक हैं इन्हीं को सीथियन भी कहा जाता है। ये मध्य एशिया के निवासी हैं, खास करके जो चीन का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ के निवासी हैं। और इनको इनके पड़ोसी यूची कबीले के लोगों ने चीन से मार के भगा दिया था या आक्रमण करके इनके साम्राज्य को छीन लिया था, क्षेत्र को छीन लिया था और इनको वहाँ से विस्थापित कर दिया था। मैप में मैंने बताया था कि हुंगनू कबीले के लोगों ने या जो राजा थे उनने जो है यूची कबीले पे आक्रमण किया और यूची कबीले के जो क्षेत्र थे उसको अपने अधिकार में ले लिया।
यूचियों ने वहाँ से अपनी जान बचाई और वो आगे गए और सीथियन या शकों के क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया। और जब यूचियों का अधिकार हो गया तो शक जो है वो धीरे धीरे भारत की तरफ विस्थापित हो गए और भारत के क्षेत्र पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है यूची नामक उत्तरी चीनी, ये मतलब जो है जनजातियाँ हैं जो मध्य एशिया की जाति हैं। इन्होंने ही उनके निवास स्थान, इनका निवास स्थान क्या था शकों का, तो सरदरिया नामक स्थान से खदेड़ दिया यूचियों ने। तथा जो शक हैं इन्हीं को स्काइथियन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ ग्रंथों में उनके लिए शक पहलो शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है शक पहलो का प्रयोग? क्योंकि जो पहलो या पार्थियन है ये शकों के बाद आक्रमण करते हैं भारत पे, और इन्होंने यमन जो थे उनको तो पराजित करके उनके क्षेत्र को छीन लिया, लेकिन शकों के साथ इनके जो है वैवाहिक संबंध या अच्छे रिश्ते बन गए और इन्होंने शकों के साथ मिल करके शासन किया। इसीलिए इनको शक पार्थियन या शक पहलो कहा जाता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों, शक जो है ये यहाँ हम देख रहे हैं शक पहलो शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये जो शक हैं ये भारत में प्रवेश कैसे किए, तो बोलन दर्रे जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, इस दर्रे के द्वारा भारत में इनका प्रवेश होता है। और ये सिंध के निचले क्षेत्र में बस गए थे, यानी कि सिंध का जो निचला क्षेत्र है वहाँ पे बस गए। इनका जो मेन मुख्यालय था यहीं पे स्थापित होता है। शकों की 5 जो शाखा है वो भारत में शासन करती रही, यानी कि मेन जो था शाखा वो सिंध के निचले क्षेत्र में था। मैंने मैप में बताया भी था आपको, गुजरात से जो पश्चिम में सिंध के निचले क्षेत्र में मेन शाखा थी और वहीं से भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पे अधिकार करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से जो पैसे होते हैं, जो अन्न होते हैं, उसका कुछ हिस्सा अपने मुख्यालय को भेजते रहते हैं। इसी को छत्रप प्रणाली कहा गया है, यानी कि जो राज्यपालों के द्वारा शासन किया है शकों ने, और उन राज्यपालों को उस समय छत्रप कहा जाता था और ये गवर्नर के रूप में काम करते थे शकों के लिए। तो इसी को छत्रप प्रणाली कहा जाता है। शकों ने ही छत्रप प्रणाली बड़े पैमाने पर लागू की। ये 5 शाखाएँ हैं। एक शाखा तो आप देखेंगे अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी, दूसरी शाखा पंजाब में स्थापित हुई थी, मैंने आपको बताया था पंजाब में। तीसरी जो शाखा है ये मथुरा में स्थापित हुई थी और इसके जो शासक हैं ये हगामनस हैं। और आपको मैंने बताया था पंजाब में जो थे वो मेउस या मोए थे, ये संस्थापक थे, यानी कि पंजाब शाखा के संस्थापक मेउस या मोए थे। और जो मथुरा शाखा है इसके हगामनस संस्थापक थे और अंतिम महत्वपूर्ण शासक जो थे वो सोडास थे। यानी कि मथुरा शाखा के जो शक राजा हैं इनकी जो स्थापना किया है वो हगामनस ने किया है, लेकिन इस राजवंश का या इस शाखा का जो महत्वपूर्ण शासक है वो सोडास है। इसके अलावा जो चौथी शाखा है ये उज्जैन क्षेत्र में स्थापित हुई थी, जिसके संस्थापक चष्टन थे और इन्हीं के नाम पे चष्टन वंश के नाम भी पड़े थे। पांचवी जो शाखा है ये उत्तरी दक्कन में स्थापित हुआ, यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थापित हुआ था और इसके जो संस्थापक थे ये छहरात वंश के नाम से जो है स्थापित किया गया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जो छहरात है ये वंश है और इसके जो संस्थापक थे वो भूमक थे, भूमक। तो ये 4 शाखाएं हैं लगभग जो कि अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित हुई हैं और उनके अलग अलग संस्थापक हैं। और ये जो 5वीं शाखा है ये राजस्थान में ही स्थापित हुई थी, जो कि राजस्थान कह रहे हैं बच्चों, अफगानिस्तान में स्थापित हुई थी। इसके अलावा ये 4 शाखाएं हैं जो भारत में शासन कर रही थी और उनके अलग अलग संस्थापक हैं और क्षेत्र हैं। मैप में ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर किया है, ध्यान दे दीजिएगा उसको। प्रथम शक शासक मो या मेउस था, उसकी राजधानी तक्षशिला थी। पहला जो शासक था वो मो या मेउस था और उसने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी। सिक्कों के आधार पर उसका साम्राज्य पुष्कलावती, इसके अलावा कपिसा, इसके अलावा पूर्व में मथुरा तक विस्तृत था। और अब मथुरा में आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे जो मथुरा शाखा है यहाँ तक इनका जो मेउस है इन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया था। यानी कि पंजाब के ऊपर जो तक्षशिला है वहाँ से ले करके ये मथुरा तक के क्षेत्र पे मेउस आगे चल करके अधिकार कर लेते हैं। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका जो क्षेत्र विस्तार है मथुरा तक था और मथुरा से लेकर के मथुरा के आसपास का जो है वो आप देखेंगे हगामनस है और मथुरा के ऊपर से लेकर के तक्षशिला तक का जो साम्राज्य था वो मेउस या मोय के अंतर्गत आता था। आगे है बच्चों, ये सारी चीज़ डिस्कस हो गई। छहरात वंश का प्रथम शासक
भूमक था। जो महाराष्ट्र में छहरात वंश की स्थापना हुई थी, इसका प्रथम शासक भूमक था। उसके सिक्के गुजरात, काठियावाड़ और मालवा से प्राप्त होते हैं। यानी कि जो भूमक है, इनके जो सिक्के हैं, जो कॉइन है, वो गुजरात में भी मिलते हैं। और गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, यानी कि जो आप देखेंगे खंभात की खाड़ी है, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, पतली सकरी क्षेत्र है जो कि खंभात की खाड़ी से घिरा हुआ है, या जिससे खंभात की खाड़ी घिरी हुई है, इसे काठियावाड़ क्षेत्र उस समय कहा जाता था। यहाँ पर भी इनके सिक्के चलते थे। इसके अलावा आप देखेंगे इनके जो सिक्के हैं ये मालवा में भी चलते थे, यानी कि मध्य प्रदेश से भी प्राप्त हुए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है करदामक या चष्टन वंश। इसके दो नाम हैं, इसी को चष्टन वंश कहा जाता है या करदामक वंश कहा जाता है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक चष्टन थे, यानी कि इन्होंने स्थापित किया था। और चष्टन के ही पौत्र रुद्रदामन प्रथम होते हैं, जो कि शक शासकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक होते हैं और वहाँ से एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी बनता है। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बच्चों। आगे है, इसी वंश का पहला शासक चष्टन था, यानी कि जो करदामक वंश है या चष्टन वंश है, इसी का पहला शासक जो है वो चष्टन था। उज्जैन का प्रथम स्वतंत्र शासक चष्टन ही था, यानी कि उज्जैन में जिसने स्वतंत्र शासन किया एक शासक के रूप में, वो चष्टन ही थे। और आगे चल करके इनके पौत्र जो रुद्रदामन प्रथम है, इन्होंने चष्टन के साथ साथ जो छहरात वंश है उसको भी अपने साम्राज्य में मिला लिया और गुजरात तक के क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और उन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमयी को कई बार हराया था और अपनी पुत्री का विवाह भी उनसे करके युद्ध विराम कर लिया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हैं, इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था। आगे बढ़ेंगे बच्चों। माना जाता है कि मालवा के एक भारतीय शासक ने 58 BC में एक शासक को हराया था, यानी कि मालवा के एक शासक हैं और इन्होंने 58 BC यानी कि 58 ईसा पूर्व में मालवा के ही एक शासक को हराया था। और हराने के बाद उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। विक्रमादित्य की जो उपाधि का धारण करने का जो प्रचलन है, ये मालवा क्षेत्र के शासकों ने ही शुरू किया था। और ये जो उपाधि धारण की थी, इसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, विक्रम संवत चलाया था। ये आपका विक्रम संवत है, जो आपको पता है कि 57 ईसा पूर्व में माना जाता है कि 57 ईसा पूर्व से इसका शुरुआत हुआ था और ये मालवा के क्षेत्र में शुरू हुआ था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले राजा के द्वारा शुरू किया गया था। आगे है, तब से माना जाता है कि यह उपाधि शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। यानी कि जब उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और जो है विक्रम संवत चलाया 57 ईसा पूर्व में, तभी से ये जो विक्रमादित्य की उपाधि है ये शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। यानी कि अगर कोई राजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है तो इसका मतलब वो बहुत शक्तिशाली है और वो बहुत प्रतिष्ठित है। उसके मतलब सत्ता पे या उसके शौर्य पे आप डाउट नहीं कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही प्रचलित उपाधि हो जाती है और ये उपाधि बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती है, मध्यकाल तक चलती रहती है। और मध्यकाल में आप देखेंगे अकबर का जब टाइम आता है और वहाँ पे हेमू नामक राजा से जो पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर का, और उस पानीपत के द्वितीय युद्ध में जो हेमू हैं वो मार दिए जाते हैं या वो हार जाते हैं और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। तो वो जो राजा थे हेमू नाम के व्यक्ति, जिन्होंने अकबर से युद्ध किया था पानीपत के द्वितीय युद्ध में, ये अंतिम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद किसी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण नहीं की थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि अंतिम शासक कौन है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो वो हेमू थे, जिन्होंने अकबर के साथ पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा था 1556 में। इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आगे बढ़ेंगे इसी में। यहाँ से उपाधि का शुरुआत हो गया है और तब से यह शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बन गया। अब तक 14 विक्रमादित्य की उपाधि वाले शासकों का उल्लेख मिलता है और अंतिम जो विक्रमादित्य थे वो हेमू थे। यानी कि लगभग 14 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और अंतिम जो राजा हैं वो हेमू हैं, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और पहला मालवा का शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और विक्रम संवत चलाया था। आगे है, चष्टन के बाद उसका पौत्र रुद्रदामन प्रथम शासक बना और जूनागढ़ से उसका एक प्रसिद्ध
अभिलेख मिला है। यह विशुद्ध संस्कृत में लिखा है। इसी अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन ने दक्षिणापथ स्वामी सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हराया था। यानी कि जो रुद्रदामन प्रथम हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं चष्टन वंश के, और इन्होंने जो है 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला उन्होंने क्या किया है कि जब वो सौराष्ट्र क्षेत्र में अधिकार कर लेते हैं तो वहाँ पे जो सुदर्शन झील है उसका पुनरुद्धार किया, और दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण काम था वो उन्होंने जूनागढ़ अभिलेख यानी कि पास के ही एक पत्थर पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया या लेख लिखवाया जो जूनागढ़ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से इतिहास में जो रुद्रदामन है ये प्रसिद्ध है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से ही पता चलता है कि जो रुद्रदामन है इन्होंने सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमई को 2-3 बार हराया या बार हराया, और एट लास्ट में दोनों लोग मतलब जो है समझौता कर लेते हैं, और रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वशिष्ठ पुत्र पुलमई से कर दिया था, और यहाँ से सातवाहनों से इनकी लड़ाई जो है वो बंद हो जाती है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। इसके अलावा अन्य कारण उनके लिए, मतलब ये 2 अन्य कारण हैं जिसकी वजह से ये जो रुद्रदामन है ये प्रसिद्ध हैं। मौर्य शासकों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को उसने पुनर्निर्मित कराया था, और दूसरा विशुद्ध संस्कृत में पहला बड़ा लेख लिखवाया था। तो इम्पोर्टेंट है, पहला विशुद्ध यानी कि पहला शुद्ध संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, और ये काफ़ी बड़ा लेख है जो कि सौराष्ट्र प्रांत में लिखाया गया था। गिरिनार, इसको गिरिनार अभिलेख भी कहते हैं, सॉरी इसको मतलब जो जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, और ये गिरिनार प्रांत में पड़ता है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बच्चों। आगे है बच्चों, पश्चिम भारत का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम भारत का जो अंतिम शासक है वो रुद्र सिंह तृतीय है या था, जिसको गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया और वहाँ से शक सत्ता का उन्मूलन किया तथा व्याघ्र अंकित चांदी के सिक्के चलवाए। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ बच्चे कि पश्चिमी भारत का जो शक साम्राज्य था उसका अंतिम शासक कौन था, रुद्र तृतीय, और इसको हराया किसने है, तो गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने, और इन्होंने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इन्होंने शकों को हराया और इस उपलक्ष्य में इन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण की, और इसके अलावा इन्होंने शकों के हराने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, और वो चांदी का जो सिक्का था वो व्याघ्र अंकित था, यानी कि उस पर बाघ की आकृतियाँ बनी हुई थी। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े हुए हैं, और शक साम्राज्य के जो है समाप्ति का इन्होंने पूरा प्रयास किया था, और शकों को इन्होंने बुरी तरह हराया भी था, और उसी की उपलक्ष्य में या उसी की जीत के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे व्याघ्र अंकित, जो कि मालवा क्षेत्र में चलाए थे। इम्पॉर्टेंट है। मथुरा में शकों का पहला शासक हगामनस तथा अंतिम शासक या अंतिम महत्वपूर्ण शासक सोडास था, जिसके पश्चात कुषाण शासक बिम्बकटफिसस का मथुरा पर अधिकार हो गया। यानी कि जो मथुरा शाखा थी शकों की, यहाँ का जो पहला शासक है वो हगामनस है, जिसने स्थापना की थी मथुरा शाखा की, और यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है, वो महत्वपूर्ण शासक या अंतिम शासक वो सोडास है, और इसी को सोडास को किसने हराया है, तो बिम्बकटफिसस ने हराया है। और बिम्बकटफिसस ये कौन है, ये कुषाण वंश के दूसरे शासक है। कुषाण वंश के जो संस्थापक हैं वो कुजुलकटफिसस हैं, और कुजुलकटफिसस के जो पुत्र हैं वो बिम्बकटफिसस हैं। इन्होंने जो है कुषाण साम्राज्य की बहुत बड़े सीमा तक विस्तार किया या बड़े साम्राज्य की स्थापना की, और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के दरमियान शकों की जो मथुरा शाखा थी वहाँ युद्ध करके उसको अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं, और उस समय वहाँ का जो राजा था शक राजा वो सोडास था। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आए अगर कि मथुरा शाखा जो थी शकों का, वहाँ उसको अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था, तो बिम्बकटफिसस ने। और बिम्बकटफिसस पहले राजा हैं जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे। ये कुषाणों मतलब जो है कुषाण शासक हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। पार्थियन, इस जो नेक्स्ट विदेशी हैं वो पार्थियन हैं या पहलव हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था मौर्योत्तर साम्राज्य में। यानी कि शक हैं, पहले हिंद यवन हैं, हिंद यवन के बाद शक हैं, शक के बाद पार्थियन या पहलव हैं, और उनके बाद जो है वो कुषाण हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पार्थियन है इन्होंने अधिकार किया कैसे,
पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मित्रदात प्रथम था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है बच्चों कि पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? मित्रदात प्रथम था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक था वो आपका है, शक्तिशाली शासक वो है गोंडोफर्नीज। इंपॉर्टेंट है, गोंडोफर्नीज एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ये जो गोंडोफर्नीज है, इन्हीं के शासनकाल में भारत में सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए थे। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कभी मत सोचिएगा कि जो ईसाई हैं वो आधुनिक काल में भारत में आए हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आए या फ्रांसीसी आए या जो डच आए तो उनके साथ जो है ईसाई हमारे यहाँ आए प्रचार करने के लिए। आप देख सकते हैं ये एंशिएंट काल है, ये मेडुअल भी नहीं है, ये प्राचीन काल है और प्राचीन काल में ही ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए लोग आए थे और जो आए थे उनका नाम था जो है सेंट थॉमस। और ये जब भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने आते हैं और ऊपर के क्षेत्र में आते हैं, हिंद यवन के क्षेत्र में या पार्थियन के क्षेत्र में, ये पार्थियन या पहलो हैं, इन्हीं के साम्राज्य में आए थे। और ये जब नीचे की तरफ जाते हैं, साउथ में जाते हैं ईसाई धर्म का प्रचार करने, तो वहाँ पे इनकी हत्या कर दी जाती है। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आया है कि कौन से शासक के शासनकाल में जो है सेंट थॉमस आए थे? तो गोंडोफर्नीज के ही शासनकाल में आए थे। इसने देवव्रत की उपाधि ली थी। शकों को परास्त कर इसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई थी, यानी कि जो शक तक्षशिला के क्षेत्र में स्थापित थे उनको पार्थियनों ने हराया था और वहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की थी। और इन्हीं के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आए थे भारत, जो कि माना जाता है कि दक्षिण में इनकी हत्या भी कर दी जाती है। संभवतः पार्थियनों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी क्योंकि इनके शासन में बहुत कम चांदी के सिक्के मिले हैं, यानी कि जो पार्थियन हैं इनके शासनकाल में जो चांदी के सिक्के हैं उनकी जो मात्रा है वो बहुत कम है। तो ऐसा माना जाता है कि इनके शासनकाल में जो समृद्धि बहुत कम थी या आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसीलिए जो चांदी के सिक्के हैं उनकी जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। और ये काफ़ी कम क्षेत्रों पे इन्होंने अधिकार किया था और काफ़ी कम टाइम तक इन्होंने शासन भी किया था। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे। आगे है कुषाण वंश, जो चौथा और अंतिम विदेशी है जिसने भारत पर आक्रमण किया है वो कुषाण है। और कुषाण कौन है? ये यूची कबीले के लोग हैं जिनको हुंगनू कबीले के लोगों ने या हुंगनू जनजातियों ने चीन से जो है भगा दिया था या मध्य एशिया से भगा दिया था, यानी कि इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये जो यूची जनजाति है या कबीला है ये दो भागों में बट जाता है। वहाँ से एक भाग जो है वो भारत के कश्मीर और ऊपरी पाकिस्तान के क्षेत्रों में बस जाता है, यानी कि पाकिस्तान का तक्षशिला क्षेत्र लेकर के पेशावर का क्षेत्र और कश्मीर का क्षेत्र, इन क्षेत्रों में एक शाखा करके कुषाणों के नाम से बस जाती है, जो कि इन्हीं यूची कबीले की एक शाखा है। और यूची कबीले की दूसरी जो शाखा है ये तिब्बत क्षेत्र में गए और वहीं पे बस गए और आज भी ये तिब्बत क्षेत्र में पाए जाते हैं, यानी कि यूची कबीले की दूसरी शाखा आज भी तिब्बत में पाई जाती है। और पहली शाखा हमारे भारत में आई थी जो कश्मीर, पेशावर और तक्षशिला के क्षेत्र में अपना अधिकार करके स्थापित किया था। और इन्हीं के शासनकाल में आपको पता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। इन्होंने रेशम मार्ग पर भी अपना नियंत्रण रखा था। इन्होंने मगध पर आक्रमण करके वहाँ से बुद्ध के दांत या बुद्ध के बिच्छा पात्र, मुर्गा और अश्वघोष को प्राप्त किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय जाता है वो कुषाणों को ही जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुषाणों के जो राजा हैं जिन्होंने स्थापना की भारत में वो कुजुल कटफिसेस हैं। ये यूची कबीले को संगठित करते हैं और कश्मीर तथा सिंध के पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हैं। और इन्होंने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे। पहला जो है उस पर मुख्य भाग पे यानी कि सामने वाले भाग पर काबुल के अंतिम यवन शासक हर्मियस का उल्लेख है, यानी कि जो काबुल में अंतिम यवन शासक शासन कर रहे थे हर्मियस, उनका उल्लेख है सिक्के के फ्रंट पेज पे। और सिक्के के जो बैक साइड में है उस पे किसका उल्लेख है? तो उस पे जो है कुजुल खटफिसेस का नाम है, यानी कि इन्होंने जो सिक्के शुरुआत में चलाए थे उसमें फ्रंट पेज पे अंतिम यवन शासक हर्मियस का नाम उल्लेख है और उसके बैक साइड पे कुजुल कटफिसेस का नाम उल्लेख है। ये पहले प्रकार के सिक्के हैं। दूसरे प्रकार का जो सिक्का है, इस प्रकार के सिक्के पर उपाधियाँ
अंकित हैं, बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेते थे ये लोग। और ये उपाधियाँ लेने का जो प्रचलन है ये चीन में ही था और ये लोग चीन के निवासी थे, तो ये लोग उस उपाधियों का उपयोग यहाँ भी करते हैं और बड़ी बड़ी उपाधियाँ लेते हैं भारत में भी। और इन लोगों ने यानी कि जो कुजुल कटफिसेस हैं इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए हैं, इन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलाए हैं। लेकिन इनके बाद जो बिम कटफिसेस होते हैं ये सोने के सिक्के चलाते हैं। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का चलाने का जो काम किया था वो बिम कटफिसेस ने ही किया था। तो सर्वप्रथम इसी ने भारत के उत्तर पश्चिम के भागों में सोने के सिक्के चलाए थे और रोमन पद्धति पे वो सिक्के चलाए गए थे। बिम के सिक्के पर शिव, नंदी तथा त्रिशूल बना है, यानी कि जो बिम कटफिसेस है इन्होंने अपने सिक्कों पर शिव का उल्लेख किया है, नंदी को बनवाया है, त्रिशूल का उल्लेख किया है, जिससे पता चलता है कि वो शैव धर्मानुयायी थे या शैव मतावलंबी थे और इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में सोने के सिक्के बड़े पैमाने पे प्रचलित कराए थे। जबकि इनके जो पिता हैं कुजुल कटफिसेस, इन्होंने सोने के नहीं बल्कि सिर्फ तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था। और आगे चल के जो कनिष्क आएंगे तो वो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के ढलवाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है सबसे ज़्यादा जो सिक्के चलाए थे वो मौर्यों ने चलाए थे, सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए थे वो गुप्तों ने चलाए थे, और सबसे ज़्यादा जो शुद्ध सोने के सिक्के हैं यानी कि जो सिक्के हैं वो शुद्ध हैं, बिल्कुल सोने के हैं, तो वो जो है कुषाणों ने चलाए हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देंगे इसको। आगे हैं कनिष्क, इनका जो शासनकाल है वो 78 से 105 जो है ईस्वी है। इसने पाटलिपुत्र पर हमला कर हर्जाने के रूप में बौद्ध विचारक अश्वघोष और बुद्ध का दांत या बुद्ध की भिक्षा पात्र प्राप्त किया तथा अद्भुत कुक्कुट या मुर्गा प्राप्त किया था। ये 3 चीज़ें उन्होंने हर्जाने के रूप में मगध के शासक से प्राप्त किया था कनिष्क ने। इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है चीनी तुर्किस्तान के मुद्दे पर उसका युद्ध पांचाल से हुआ था, यानी कि जो चीनी और तुर्किस्तान का क्षेत्र है उन क्षेत्रों पे कनिष्क अधिकार करना चाहते थे और इस मंशा से उन्होंने ऊपर के क्षेत्र पर आक्रमण किया। और चीनी तुर्किस्तान के मतलब क्षेत्र को अधिकार करने के लिए जो चीन का शासक था पांचाल, उससे जो है इनका युद्ध होता है जिसमें जो कनिष्क हैं वो हार जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि चीन के किस शासक से कनिष्क हार गए थे, तो पांचाल से हार गए थे। लेकिन दोबारा ये फिर से आक्रमण करते हैं और दूसरी बार आक्रमण करने के बाद इन्हें खेतान जो है प्राप्त हो जाता है। खेतान का क्षेत्र कनिष्क को प्राप्त होता है, यानी कि दूसरी बार इन्हें जीत प्राप्त होती है और उस समय इन्हें खेतान क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो जाता है। लेकिन पहली बार ये पांचाल से हार जाते हैं। आगे है बच्चों, राज तड़ंगिड़ी के अनुसार कश्मीर पर उसका शासन था, यानी कि कनिष्क का शासन था कश्मीर पर, और उसने अपनी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर को बनाया था। यानी कि जो कनिष्क की राजधानी थी वो पेशावर या पुरुषपुर थी, लेकिन उसका जो अधिकार था वो कश्मीर तक था। आगे है बच्चों, कनिष्क ने शक संवत चलाया, यानी कि कनिष्क जो है ये कौन सी संवत चलाते हैं, तो शक संवत चलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान देंगे। ये 78 ईस्वी में चलाया गया था। विक्रम संवत आपने पढ़ा वो 57 ईस्वी में चला था, यानी 57 BC में चला था ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में चला था। और जो आपका शक संवत है ये 78 ईस्वी में चला है या 78 AD में चलाया गया है, जो वर्तमान भारत सरकार की सरकारी कैलेंडर के रूप में स्वीकार किया जाता है। महायान बौद्ध शाखा को संरक्षण दिया है कनिष्क ने, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में बुलाया था। यानी कि महायान जो शाखा थी बौद्ध धर्म की, जिसका विकास हो चुका था लेकिन उसको आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी, तो दक्षिण के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन क्षेत्रों में महायान संप्रदाय का बहुत बड़े पैमाने पर विस्तार हो चुका था। लेकिन इस विचारधारा को जो पूरी तरह से पुष्टि मिली या नाम मिला वो मिला कनिष्क के शासनकाल में, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति होती है। तो जो दक्षिण के बौद्ध भिक्षु थे इन्होंने अपने आप को महायान शाखा के नाम से अलग कर लिया और ये नई नई परंपराओं को या नई नई चीज़ों को, पुरानी जो नियम कानून थे उसमें फेरबदल करके, उसको आसान करके, उसमें परिवर्तन करके अपनाया। और जो स्थविर थे या जो पुरानी विचारधारा को मानने वाले थे वो हीन यानी कहलाए थे। तो इसी
मतलब जो बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और जो उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। यहीं पे जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बट गया था, महायान और हीनयान में। और ये किसके शासनकाल से संबंधित है? तो ये कनिष्क के ही शासनकाल से संबंधित है। इसके अलावा कुषाण लेखों में कनिष्क को महाराजाधिराज, इसके अलावा देवपुत्र कहा गया है। यानी कि जो कुषाण लेख हैं, जो समय के लेख मिलते हैं कुषाणों के, उसमें इनको महाराजाधिराज और देवपुत्र कहा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, देवपुत्र और महाराजाधिराज किसे कहा गया है? तो कनिष्क को कहा गया है। आगे है, इसके सिक्कों पर हेराक्लीस, शिव, अग्नि देवता का चित्र बना हुआ है। यानी कि जो कुषाण शासक हैं कनिष्क, इनके सिक्कों पर हेराक्लीस का चित्र बना हुआ है। इसके अलावा शिव का, हेराक्लीस से तात्पर्य कृष्ण से लिया जाता है कि जो कृष्ण है उनको हेराक्लीस कहा जाता था। तो हेराक्लीस, शिव और अग्नि देवता का चित्र जो है वो कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर इनकी आकृतियाँ उकेरी गई थी या इन्हीं के चित्र को बनाया गया था। आगे है, इसके अलावा तांबे के सिक्के पर बलि चढ़ाते हुए दिखाया गया है। यानी कि इनका जो तांबे का सिक्का है उस पर जो कनिष्क हैं उनको किसी जानवर का बलि देते हुए, यानी कि बलि की बेदी पर बलि चढ़ाते हुए उनके सिक्कों पर दर्शाया गया है। ये कौन सा सिक्का है? ये तांबे का सिक्का है जिस पर दर्शाया गया है। इसके अलावा रेशम मार्ग पर नियंत्रण था इनका। यानी कि जो शासक हैं, जो कनिष्क हैं, इनका जो साम्राज्य विस्तार है ये ऊपर के क्षेत्र में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर तक है और भारत का कश्मीर का क्षेत्र आता है। नीचे के क्षेत्रों में इन्होंने भी कुछ क्षेत्रों तक, यानी कि बड़े क्षेत्र तक अपना विस्तार किया था। आप देख रहे हैं कि विमकटफिशस ही मथुरा तक अधिकार कर चुके थे और जो कनिष्क हैं इन्होंने तो मगध तक अपने जो है साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया और मगध के राजा को हराया भी और वहाँ तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और ये महत्वपूर्ण क्यों है रेशम मार्ग? तो रेशम मार्ग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो रेशम की खोज है ये चाइना में हुआ था और चाइना से ही रेशम बनाने की जो पद्धति है धीरे धीरे अरबों के पास और अरबों से यूरोपियों के पास और भारत में भी आया था। तो इन रेशम के कपड़ों का मध्य एशिया में और यूरोपीय कंट्रीज़ में बहुत डिमांड रहता था। ये काफ़ी कीमती वस्त्र हुआ करते थे जिसके बनाने की टेक्निक सिर्फ चीन के पास थी या सिर्फ चीन जानता था। तो लोग इन दुर्गम रास्तों से होते हुए चीन जाते थे रेशम के कपड़े खरीदने के लिए, जो कि संभ्रांत वर्ग के लोगों के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, उन लोगों के यहाँ डिमांड रहता था, तो व्यापारियों को इससे अच्छे पैसे प्राप्त हो जाते थे। तो ये जो रेशम मार्ग था ये जगह जगह यहाँ पे जहाँ से भी गुजरता था वहाँ के शासकों का इस पर नियंत्रण होता था और जगह जगह वहाँ के शासक उन व्यापारियों से टैक्स लिया करते थे। टैक्स देने की वजह से ही ये कपड़े और महंगे हो जाया करते थे। यानी कि अगर वो कम कीमत में चाइना से खरीदते थे तो जगह जगह इतने लंबे रास्ते तय करने होते थे और जिस जिस साम्राज्य से वो गुजरते थे वहाँ के साम्राज्य के जो शासक होते थे उनको वो टैक्स देते थे। इसी वजह से इनके जो रेशमी कपड़े होते थे ये बहुत महंगे हो जाया करते थे। तो ये जो रेशम मार्ग है इस पर भी कनिष्क का अधिकार था। एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि वो कौन सा शासक था जिसका अधिकार रेशम मार्ग पे पाया जाता है। तो ये कनिष्क हैं जिनका अधिकार रेशम मार्ग तक है और ये कनिष्क ही हैं या कुषाण शासक ही हैं जिन्होंने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए हैं। तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, कुछ तथ्य जरूर याद रखिएगा कि जो सबसे पुराने सिक्के हैं वो आहत सिक्के हुआ करते थे जो चांदी के बनते थे। सिंधु घाटी के जो सिक्के होते थे वो सेल घड़ी के बनते थे। इसके अलावा आगे जब आएंगे तो आप देखेंगे कि जो श्रेणियाँ हैं, जो शिल्पियाँ हैं, ये सिक्के वगैरह की ढलाई किया करते थे, राजा नहीं करते थे। लेकिन मौर्य साम्राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर सिक्कों की ढलाई हुई और मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो शासक हैं इनके नाम से सिक्के जुड़े, यानी कि जो शासक हैं उन्होंने सिक्के ढालना शुरू किया। और जो इंडो ग्रीक शासक हैं इन्होंने सबसे पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने सिक्कों पर आकृतियाँ और राजाओं की आकृतियाँ और दूसरी आकृतियों को उकेरने का प्रयास किया था। जो सातवाहन शासक हैं इन्होंने शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए थे और ये सिक्कों का एक इतिहास सा बन गया है। यानी कि सबसे प्राचीन जो सिक्के का प्रमाण है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलना शुरू होता है। वैदिक काल में सिक्के का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन निष्क नामक सिक्के का जो है महत्वपूर्ण स्थान था।
आगे चल के देखिए किस तरह से सिक्कों का विकास हो रहा है और कनिष्क के शासनकाल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के पाए गए। आगे चल करके जैसे साम्राज्य परिवर्तित होता है और धातुओं की कमी होती है या साम्राज्य बहुत मजबूत नहीं होता तो ये सिक्कों में मिलावट ज़्यादा करने लगते हैं लोग और यहाँ पे फिर उतनी शुद्ध सोने के सिक्के नहीं पाए जाते हैं जितने सोने के शुद्ध सिक्के कनिष्क के शासनकाल में या कुषाणों के शासनकाल में पाए गए थे। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा आज तक का पॉइंट। तो ये 3 वीडियोस मतलब आप सीक्वेंस में देखिएगा ज़रूर, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ताकि आप लोगों को ये सारे चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं कि कैसे कैसे आक्रमण हुए, कैसे कैसे भारतीय शक्तियों का उद्भव हुआ और किस तरह से उन्होंने शासन किया, कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको एग्ज़ाम में एग्जामिनर्स उठाते हैं और जिनको आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू।